पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल के मुबैना पर्दाफाश मामले में दो मुश्तबा दहशतगर्दों जीशान और आमिर जावेद को पुलिस तहवील में भेजा गया है। जीशान और आमिर जावेद को 14 रोज की पुलिस तहवील में दिया गया। वाज़ेह के कल 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को 14 रोज की अदालती तहवील में भेजा गया था। करवा दीजिए, वो चीखते रहेंगे नहीं तो एक बार उधर खड़ा कर। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश का पर्दाफाश फिलहाल दिल्ली पुलिस ने किया है। आज इस पूरे मामले में 6 आतंकियों में से 2 आतंकी जीशान और उमर को फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि इस पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस पूरे मामले में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि उमैद नाम का एक शख्स प्रयागराज में है। हालांकि वो अभी फरार चल रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उमैद नाम का जो शख्स है वो इन तमाम लोगों का गुरु हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में त्योहार आने वाले हैं, यानी कि रामलीला भी है और आने वाले समय में वहां पर मंदिरों में लोग ज़्यादा जाने वाले हैं और उसके बाद यूपी में चुनाव भी आने वाले हैं, जिसके मद्देनज़र इन तमाम आतंकियों के द्वारा माहौल ख़राब करने की एक बड़ी साजिश रचनी जा रही। बहरहाल इस पूरे मामले में यह भी देखना बेहद अहम होगा कि चूंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन भी सामने निकल के आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ISIS और इस पूरे मामले में अलकायदा का भी हाथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंडरवर्ल्ड इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, यानी कि ये साफ कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश जल्द ही दिल्ली पुलिस और ATS और UP ATS कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले समय में और कितने बड़े नाम शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इन आतंकियों का मदद भी किया है, इनको पैसे से मदद किया गया है, इनको हथियार मुहैया कराया गया है। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। देखना बेहद अहम होगा कि 14 दिन के बाद जब इनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाता है तो इन आतंकियों के द्वारा और क्या बड़ी बातों का खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली की स्पेशल टीम ने मुल्क भर में कई रियासतों से मुश्तबा दहशतगर्दों का मुबैना तौर पर पर्दाफाश किया है। ज़िमन में उत्तर प्रदेश के कई अजला में छापे मारे गए हैं। प्रयागराज के बाद कानपुर के मुश्तबा दहशतगर्दों का एक बड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। मुश्तबा दहशतगर्द उसामा के चचा हमीद के ससुराल के बारे में भी कहा जाता है कि वो कानपुर के रावतपुर गांव के रोशन नगर में है, जहां ATS ने रात गए तक छापे मारे। फिलहाल जराये के मुताबिक ATS ने यहां डेरे डाल रखे हैं और हमीद को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। और 6 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र हुकूमत हरकत में आई है। मामले में अब तक हुई पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले, ATS चीफ और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग के बाद वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि यह सियासी नहीं बल्कि एक हसास मामला है। वजीर दाखिला ने इसे सिक्योरिटी की नाकामी मानने से भी इनकार किया है। परंतु तरी याच्या संदर्भामधली जी काही, कारण हे सेन्सिटिव्ह प्रकरण आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, हा राजकारणाचा विषय नाही। जे ATS आहे त्यांचं पूर्ण या सगळ्या घटनेवर वॉच आहे होता, त्यामुळे इंटेलिजेंस फेल्युअर नहीं। ऐसा है अभी वो केंद्र सरकार की जो आदेश है, IB की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो IB के इन्फॉर्मेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। कभी कभी IB की इन्फॉर्मेशन स्टेट के साथ शेयर की जाती है, कभी कभी उसको शेयर नहीं किया जाता। अभी दिल्ली के पुलिस अगर उसमें अभी भी उनके घर में इंट्रोगेशन करते होंगे तो उसमें गलत कुछ नहीं है। राज्य सरकार इसको पूरी गंभीरता से ले रही है। हमारे पूरे स्टेट के पुलिस को ये आदेश दिए गए हैं कि गणेशोत्सव के इस संबंध में या संबंध में पूरी वहाँ पे जो सिक्योरिटी करनी चाहिए उसके बारे में सारा अलर्टनेस करने के लिए कह दी है। तो
6 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। वज़ीर दाखिला ने खास मीटिंग ली है आला ओहदेदारों के साथ। प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज मीटिंग हुई है होम मिनिस्टर की और पुलिस कमिश्नर भी उसमें है, एटीएस चीफ है, आला अफसरान को बुलाया गया है। एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर है मुंबई। क्या कुछ मीटिंग में जो है मुद्दे रहे आज? जी बिल्कुल, देखिए बैठक में ये चर्चाएं हो रही थी कि इतना बड़ा आतंकी अगर मुंबई में था तो पुलिस को कैसे नहीं पता चली और एटीएस को कैसे नहीं पता चली, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, खास तौर पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जिसने टिकट कराई थी असगर, उससे 1 घंटे लगातार पूछताछ जो है मुंबई पुलिस ने की है जी। और उसके पास से जो जानकारी मिली है उसका साफ तौर पर कहना है कि असगर ने जो है 2 बार टिकट कराई थी इस आतंकी का। एक 8-9 महीने पहले एक बार टिकट कराई थी अजमेर के लिए, उसके बाद अभी दिल्ली के लिए कराई थी, ये जो जानकारी मिली। दूसरी सबसे अहम बात यानी परिवार को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के जी जो जानकारी सामने आ रही है वो साफ तौर पर पुलिस ने कहा है कि उनकी पत्नी से लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि जब वो मुंबई में थे तो पहले ड्राइवर का काम करते थे जी, उसके बाद स्नैपचैट में जो है कुरियर बॉय बने। उसके बाद 13 तारीख को शाम को अपनी पत्नी से बोले इमरजेंसी मुझे बाहर जाना है दिल्ली के लिए जी, तो उन्होंने इमरजेंसी में अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांध करके निकल गए। यानी वो तमाम चीजें हैं जो है बारीक से बारीक जानकारी जो है जी इस व्यक्ति के बारे में निकाला जा रहा है। और सबसे अहम बात, जहां पर भी ये काम करते थे वो किसके रेफरेंस से वहां लगे थे, किसने जानकारी दी थी, जिनके पास काम करते थे उनसे क्या कोई चीज शेयर किया गया है, जी। तमाम चीजें जो है अभी एटीएस और मुंबई पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। आज दोपहर 3 बजे एटीएस जो इस मामले को लेकर के बैठक करनी चाह रही है और साथ ही मीडिया को ब्रीफिंग देंगी। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि एटीएस की तरफ से भी एक बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एटीएस की फेलियर नहीं है जी। ये कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्या किसी के रेफरेंस से आया, कब से मुंबई में रहता था, कितने लोगों के संपर्क में था, ये तमाम चीजें आज 3 बजे एटीएस जो है मीडिया के सामने रखी। प्रशांत, जैसा कि वत्स पाटिल कहते हैं कि इसमें किसी का कोई फेलियर नहीं है, लेकिन इतने दिन से रह रहा है और किसी को कुछ कान खबर नहीं है, तो क्या अब जो जानकारियां मिली हैं अभी तक की बेसिक, उसमें क्या गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं? और कौन लोग ऐसे हैं आसपास के जो रडार पर हैं पुलिस के? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस मामले में कुछ भी कहना मुंबई पुलिस और मुंबई एटीएस के लिए जल्दबाजी लग रही है। यही वजह है कि वो समय ले रहे हैं थोड़ा सा। 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो प्रॉपरली पूरे डिटेल के साथ करेंगे। इसलिए मैंने बताया जी, जिस व्यक्ति ने उनकी टिकट कराई थी आतंकी की जी, उसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने निकाला है जी। और वो मुंबई के धारावी इलाके में ही रहता है, ये जानकारी भी है। और बहुत ज्यादा लोग उसके पास टिकट कराने के लिए जाते हैं और यही बहाना उसने बताया है पुलिस को कि जैसे सब आते थे वैसे ये भी व्यक्ति उनके पास जाता था जी। और इसी तरीके से उसने टिकट करा के दी थी। ठीक। बहरहाल सबसे अहम बात यह है कि उनके परिवार की तरफ से क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या परिवार को उसकी हरकतों के बारे में मालूम था, क्या परिवार भी इस मामले में इन्वॉल्व है, जहां पर ये पहले ड्राइविंग के काम किया करते थे, क्या उनके मालिक को इस चीजों के बारे में जानकारी थी, या फिर जब स्नैपडील में लगे तो किसके रेफरेंस से लगे, क्या सीवी दिया, क्या जानकारी दिया, ये तमाम चीजें हैं जिसको निचोड़ना भी बाकी है। 3 बजे जब मीडिया से मुखातिब होंगे एटीएस चीफ तो तमाम चीजें जो है तराजू में रखे जाएंगे, तोले जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कौन कौन से लोग हैं। बिल्कुल, और मजीद जानकारी जो है 3 बजे मिल जाएगी पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज से सीएम योगी ने देही इलाकों की सड़कों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई सौगात दिए हैं। जिला पंचायतों के तहत 195 करोड़ रुपए की लागत से 509 देही सड़कों का इफ्तिताह किया, जबकि तकरीबन 34 करोड़ की लागत से 14 देही सड़कों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा पीएम सड़क योजना के तहत 4130 करोड़ की लागत से बनने वाली 886 सड़कों का इफ्तिताह किया और 155 करोड़ की लागत से बनने वाली 692 सड़कों को आवाम के नाम मानून किया। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरदार अटल जी की जो संकल्पना थी, जैसे उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने
500 आबादी के सभी राजस्व गांव और मजरों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के बाद नक्सल प्रभावित उन सभी गांवों को भी जो 250 की आबादी से ऊपर के थे उन्हें भी सड़क मार्ग से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य तो समय पे किया ही। आज उन्हीं सब कार्यों के यहाँ पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एफडीआर की एक नई तकनीक को भी जोड़ा गया है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग उन्हीं लकीर के फकीर बनकर के अक्सर सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखे बगैर योजनाओं को कभी कभी बना लेते हैं और उसका परिणाम लोगों को उस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, फिर जब न्यूज 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत की माली खस्ताहाली को दूर करने और सरकारी खजाना भरने के लिए अब लॉटरी और सट्टे को जायज करने का फैसला किया। रियासत गिर सतह पर पहले जहां सट्टा और लॉटरी ममनुआ करार थी, वहीं अब इसकी रियासत गिर सतह पर खेलने की इजाजत होगी। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया और इसे समाज की भलाई से ताबीर किया। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार देते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी तनकीद का निशाना बनाया। भी कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है, उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती हैं। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है। उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार सट्टे और जुओं पर लाइसेंस देने की लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। शर्मनाक है। और सबसे अधिक विडंबना इस बात की है कि राजधानी भोपाल की सांसद जो भगवा वस्त्र धारण करती हैं, हत्या की आरोपी होने के बावजूद नैतिकता, संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देती हैं, वे सरकार के इस अवांछनीय कदम का इसलिए स्वागत कर रही हैं कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। शर्म आनी चाहिए प्रज्ञा ठाकुर जी आपको। आप इस प्रदेश की राजधानी भोपाल की सांसद हैं। किस नैतिकता और सिद्धांतों के तहत आप इसका समर्थन कर रही हैं? और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अब लॉटरी सिस्टम को बाकायदा तौर पर जायज़ करार दिया जा रहा है। मरकजी कवानीन के तहत लॉटरी और सट्टेबाजी की इजाज़त देने के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सियासत भी शुरू हो गई है। अब इसको बेहयाई, माशरे में ख़राबी, कई चीज़ों से अब इसको अपोजिशन जो है इसको ताबीर कर रहा है और हिमायत कर रही है। बड़ी बात यह है कि प्रज्ञा ठाकुर जिला ने इसको समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हुकूमत की जो है के खिलाफ किसकी वो है ताकत की जो हुकूमत के फैसले के खिलाफ जा सके, इसलिए उसको समाज के सरोकार से जोड़ा जा रहा है। लेकिन समझना चाहिए कि अगर जो है जुआ, सट्टा, लॉटरी जो है
अगर समाज के हक में होता तो साबिका हुकूमतों ने क्यों इसको बंद किया था? आखिर समाज में इसकी कुछ तो खराबी आई होगी। और फिर कोरोना के कहर में जब मईशत तबाह हो गई है तो जो लोग भी जुआ सट्टा को खिलवाएंगे, लॉटरी को खिलवाएंगे, उनसे चंद लोगों को तो भला हो सकता है, लेकिन बड़े तौर पर अगर मजमूई तौर की बात की जाए उनका भला होने वाला नहीं है। यही वजह कि कांग्रेस इसकी मुखालफत करी, और बल्कि कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकारी खजाना भरना है और इस तरह की चीजें हैं तो फिर जो है वेश्यावृत्ति को भी जो है जायज करार देना चाहिए, उससे भी बहुत सारे पैसे आए, कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर हुकूमत को अपने खजाने को भरना है तो इसके बहुत सारे दूसरे जराए हैं जिनके जरिया इसको भरा जा सकता है। तो हुकूमत पहले इस शराब पर जो है टैक्स में इजाफा कर चुकी है, दूसरे मामले में भी टैक्स में इजाफा किया जा सकता है। अब जो है गांव में भी हुकूमत ने एक फैसला किया है कि वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की जो है गांव में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, सिर्फ शहरों में नहीं। अभी तक सिर्फ शहरों में लगता था। तो हुकूमत अपने खजाने को भरने के लिए दूसरे जराए तो काम कर रही है, लेकिन इस तरह के जुए सट्टे पर अगर इस तरह से खोला जाता है और इसमें अगर पाबंदी नहीं लगाई जाती है तो जाहिर सी बात है कल को बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, उससे घर और तबाह होंगे। समाजी तंजीमें भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। जिलानी जी मेहताब, जिस तरह से लॉटरी के जरिए लोगों से कमा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद बेरोजगारी के साथ अब लोगों के पास पैसा ही नहीं तो सट्टा लॉटरी खेलेगा कौन? सवाल ये भी है। देखिए सवाल ये भी है कि सट्टा जो है कौन खेलेगा। कुछ लोगों के लालच होता है, हो सकता है कि उनका नंबर लग जाए। लालच में बहुत सारे लोग इसकी तरफ राग़िब होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वही है कि अगर लालच में जो लोग आएंगे तो उनके पास अगर घरों में खाने के लिए नहीं है तो घर के कुछ सामान बेचकर वो लालच में आएंगे। तो हुकूमत अपने खजाने को तो भरने के लिए देख रही है, लेकिन हुकूमत इसके समाजी नुकसान क्या होंगे उसकी तरफ नहीं देख रही है। हुकूमत को खजाने के साथ साथ समाज के जो इस पर नुकसान हैं उस पर भी देखने की जरूरत है। हुकूमत का काम सिर्फ खजाना भरना या रेवेन्यू को कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने की, समाज की बुराइयों को खत्म करने की भी जिम्मेदारियां हैं। और यही वजह है कि साबका हुकूमतों ने इसके जो नेगेटिव परिमाण नताज को देखते हुए, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दूसरे रियासतों में इसको बंद किया गया था और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों ने बंद किया था। अगर उस वक्त ये चीज गलत थी और इन हुकूमतों ने बंद किया था तो इस वक्त वो चीज जो है जायज कैसे हो गई, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब दूसरा पहलू इसका, जैसा कि जुआ सट्टा ये जो लॉटरी सिस्टम होगा, इसका जो दूसरा पहलू है, इससे जराइम जो जन्म होंगे, क्राइम होगा, क्या उस पहलू पर भी सरकार की कुछ नजर है? साबिका तजुर्बात की नजर। एक तरफ तो सरकार मध्य प्रदेश में सरकार, शिवराज सरकार जो है गुंडा एक्ट लाने जा रही है, दूसरी तरफ जो है देर रात तक शराब की दुकानें खुल रही हैं, तीसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग की बात करें, हुजूमी तशद्दुद की बात करें, तो वो सब चीज़ें जो है अगर पिछले 20 दिन की बात करें तो 27 मामले मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। चाहे हम नीमच की बात करें, हम इंदौर की बात करें, चूड़ीवाला की, उज्जैन की बात करें, देवास की बात करें, रीवा की बात करें या राजगढ़ की बात करें, हुकूमत ने नीमच के मामले में तो कार्रवाई की कि जिन लोगों ने जो है इस तरह के मामले को अंजाम दिया था उनके घर को जमींदोज कर दिया। लेकिन अगर दूसरी जगहों की बात करें जहाँ पर मुसलमानों के साथ जो हुजूमी तशद्दुद किया गया था, वहाँ पर हुकूमत खामोश है। और फिर अगर इस तरह के जो है मामले जुआ सट्टे के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जराइम को आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। वही लोग जो है इस तरह की चीज़ों को जो है जुआ सट्टे खिलवाने का काम करेंगे जो जराइम शरपसंद नाती है, जिनके पास पैसे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर यकीनी तौर पर जो आपने सवाल किया, जराइम के बढ़ने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल मध्य प्रदेश में अब सट्टा लॉटरी सिस्टम जायज़ करार दिया जा रहा है सरकारी तौर पर। ये स्टैंडिंग इंडिया की एक तस्वीर है सामने कि मध्य प्रदेश अब ताकत अपनी पैसे की बढ़ाएगी, सरकारी ताकत या खजाने को बढ़ाएगी सट्टे और जुए के जरिए। और आगे बढ़ेंगे। गुजरात के गोधरा फसादात से मुतल्लिक मुकदमात की नज़ीर पेश करते हुए दिल्ली की कड़कड़नुमा अदालत ने मंगल के रोज़ शिमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात के दौरान 24 साला नौजवान के कत्ल के मुलज़मीन के ट्रायल को उनके मजहबी अकायद की बुनियाद पर अलग करने का फैसला किया है। अदालत के मुताबिक अंडर ट्रायल की एक दर्जाबंदी है और बैक वक्त मुकदमा चलाने से उनके दिफा में हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दरअसल 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के शिव विहार में फसाद के मामले में दर्ज FIR में 3 हिंदुओं और 2 मुसलमानों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाना था और उन पर सलमान नामी शख्स के कत्ल के अलावा फसादात, आतिशज़नी और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि अदालत में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी कि क्या मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मामले की बैक वक्त हो सकती है सुनवाई, और जिन पर 2 अलग अलग साजिशों में शामिल होने और गैर कानूनी तरीके से जमा होने का इल्ज़ाम है।
इस पर अदालत ने रास्ता निकाला कि मुल्ज़िमान का दिफा यकीनन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर मुतासिर होगा क्योंकि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद केस को अलग से सुनने का फैसला किया। डॉक्टर कफील खान को 2019 में दूसरी बार बहराइच डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुबैना तौर पर परेशानी पैदा करने और अस्पताल अमले के साथ बदतमीजी करने पर मुअत्तल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत के इस हुक्म पर रोक लगा दी है क्योंकि डॉक्टर कफील खान पहले से ही मुअत्तल थे। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट की वजह से 30 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर खान को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 1 साल बाद डॉक्टर कफील खान को जमानत पर रिहा किया गया था। खान के वकील ने दलील दी कि ऐसा कोई उसूल नहीं है जो रियासती हुकूमत को इसके खिलाफ दूसरा मुअत्तली का हुक्म जारी करने की इजाज़त दे, जबकि उसे पहले ही मुअत्तल किया जा चुका था। ताहम हुकूमत की जानिब से एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल AK गोयल ने हाई कोर्ट को बताया कि खान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 27 अगस्त 2021 को पेश की गई थी और 1 दिन बाद उन्हें एक कॉपी भेजी गई। मामले की अगली समाअत 11 नवंबर को होगी। वज़रे के गुज़श्ता माह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के डॉक्टर कफील खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मुकदमे में पुलिस चार्जशीट को कबूल करने के फैसले को कलादम करार दे दिया था। मुल्क में ट्रिब्यूनल के ओहदों पर तकरीरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत ने हुकूमत से 2 हफ्तों में तमाम तकरीरों से जुड़ी जानकारी मांगी है। साथ ही हुकूमत के खिलाफ कोर्ट की तौहीन का केस चलने की अर्जी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि जब कमेटी के जरिए कैंडिडेट के नामों का मशवरा दिया गया है तब उन ओहदों पर तकरीर क्यों नहीं हुई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।